हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज क्लास 10th केमिस्ट्री। और चैप्टर हमारा रहेगा 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमने लेक्चर 01, लेक्चर 02 और लेक्चर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का लेक्चर हमारा रहेगा लेक्चर 4, जिसमें हम समझेंगे मेंडलीफ की जो है लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन जो थी उनके बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से इन्होंने इनकी क्या क्या लिमिट यानी कि क्या क्या सीमाएं थी उनके बारे में हम आज कंप्लीट और बेसिक तरीके से जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। हाय, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और आपके सामने नीचे लाइन चल रही होगी जिसमें लिखा है बायोलॉजी वर्ड क्लास। आपने अगर 03 या 02, 01 लेक्चर नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, और आपको जो है सीरीज में वीडियो लगे हुए होंगे, आप वो जाकर के देख सकते हैं। तो थैंक यू। आप अगर फ्रॉग की लेग पीस खा रहे हैं तो खाना बंद कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को या अपने चैनल को, हम सब के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम चलते हैं आज लेक्चर 4 मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। लेक्चर 4 मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Mendeleev's classification of limitation. Classification of एलिमेंट नहीं, लिमिटेशन हम पढ़ रहे हैं। लिमिटेशन, मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन यानी मेंडलीव्स के वर्गीकरण की हम सीमाएं जानेंगे, क्या क्या इसकी सीमाएं थी। सो सब फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे मेंडलीव्स की आवर्त सारणी। मेंडलीव्स की आवर्त सारणी में प्रमुख दोष निम्नलिखित माने जाते हैं। निम्नलिखित माने जाते हैं यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? निम्नलिखित माने जाते हैं। निम्नलिखित माने जाते हैं, इस प्रकार से हम इनके कुछ मेंडलीव्स के प्रमुख दोष जो हैं, इनकी लिमिटेशन जो है उनके बारे में हम जानेंगे, और क्या क्या एक्चुअल में माने जा रहे हैं उनके बारे में। तो 1 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में सेट किया गया है? हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का स्थान किस जगह पे पूरी पीरियोडिक टेबल में, कौन सी ऐसी जगह दी गई है जहाँ पर ये मान्य होगा, नहीं मान्य होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। हाइड्रोजन, इस टेबल में हाइड्रोजन को, इस टेबल में हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप बेसिक मेटल्स के साथ उनके बेसिक मेटल्स के साथ उनके समान गुण
उनके समान गुण यानी कि कौन से गुण होंगे, वो धन विद्युतीय गुण होगा और एक ऋण विद्युतीय गुण होगा। समान धन विद्युतीय गुणों के कारण इसको यानी हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है तथा इसके ऋण विद्युतीय के गुण के समान तथा इसके ऋण विद्युतीय गुण के समान तथा इसके ऋण विद्युतीय गुण के समान इसको सेवंथ ग्रुप हाइड्रोजन में रखा गया है। इसको सेवंथ ग्रुप में रखा गया है। इसे दोनों ग्रुप में रखना सही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए। अगर हम इसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उठा के देखेंगे, यहाँ पर लगी हुई है जो फर्स्ट ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वहाँ पर देखें हाइड्रोजन जो होता है हमेशा फर्स्ट ग्रुप में यानी कि लिथियम के ऊपर ही लगा होता है, और इसको सेवंथ ग्रुप में भी सटीक रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? मेंडलीफ के द्वारा रखा गया है। लेकिन स्पष्ट बात यह है कि ये दोनों ग्रुप में सटीक नहीं बैठता है, इसलिए दोनों ग्रुप में सही रखा नहीं जा सकता है। क्या बात बता रहे हैं हम? इसे दोनों ग्रुप में रखा यानी रखना सही नहीं है। क्या है? रखना सही नहीं है। किसको? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये जो एटम्स होता है इसको ना तो हम फर्स्ट ग्रुप में रख सकते हैं और ना ही इसको हम सेवंथ ग्रुप में रख सकते हैं। फिलहाल ये पीरियोडिक टेबल में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसको किस जगह पर रखना चाहिए, यानी कौन से ग्रुप में इसको हम पढ़ें या ना पढ़ें। फिलहाल के लिए मेंडलीफ के द्वारा इसको हाइड्रोजन और सेवंथ ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को कोई स्थान, कोई पोजीशन नहीं दी गई है। यही है लिमिटेशन किसकी? मेंडलीफ की लिमिटेशन आप पढ़ रहे हैं। वीडियो को पॉज करें और वीडियो को नोट करें। नोट साथ में होने चाहिए। आपके पास पेन, कापी और आपका नोट जिस पे लिख रहे हैं केमिस्ट्री की नोटबुक होनी चाहिए। और क्लास 10th की आपके पास NCERT की बुक, साइंस जरूर होना चाहिए। 100 to 100% आपके पास होना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में होनी चाहिए। आपके पास वो स्पष्ट किताब होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए और आपके पास नोट होने चाहिए। आप वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद नोट बनाएंगे, आपका लगभग 40% क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1-2 बार रीड करेंगे तो आपको लगभग 100% याद होने की गारंटी मैं लेता हूँ। 1-2 बार रीड जरूर कर लेना NCERT बुक से। मैं किसी बहकावे की बात नहीं करता हूँ कि आप आए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल से आप 100 का 100% ले जाएंगे। ये सब बिल्कुल फेक बातें होती हैं। एक्चुअल में ओरिजिनल बात यह है कि आप अगर चैनल पे आए हैं तो वीडियो को देखें, नोट बनाएं। नोट बनाने के बाद 1-2 बार रीड करें और रीड करने के बाद फिर से जाकर के NCERT को जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने कुछ पढ़ाया है, हमारी समझ में आ रहा है और हम इसको समझ पा रहे हैं कि NCERT किस प्रकार से हमारे सामने लिखी हुई है। इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करने का प्रयास करें। तब तक मैं देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा। बिल्कुल जो है स्पष्ट तरीके से आपके सामने दिख रहा है। बिल्कुल इसको नोट करें और हम बात करेंगे इसके दूसरे गुण की। आपने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा। 1, 2, 3। अब हम इसके दोस्त, जो दूसरा दोस्त है यानी कि इसका जो, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इन्होंने दूसरे पॉइंट पे हमको क्या बताने का, इनकी क्या दूसरे पॉइंट की लिमिटेशन है और क्या हमको इससे सीख मिलेगी, ये हम जानेंगे। हमारे मन के अंदर सवाल होना चाहिए, अगर हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं या ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या ये मैथड पढ़ रहे हैं
तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, इससे हमको क्या सीख मिल रही है। अगर ये आपको स्पष्ट हो जाए तो आप बेहतरीन एक स्टूडेंट बन जाओगे और आपको सवाल समझ में आएंगे, सवाल बनाना भी स्टार्ट कर दोगे। समान गुण वाले तत्वों को, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। समान गुण वाले तत्वों को समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना। आप इस लाइन से समझ पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना, यानी कोई भी एलिमेंट्स होगा उसके समान गुण होंगे, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, या कोई भी एलिमेंट। 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से जिसके समान गुण थे उसको एक ही ग्रुप में रख दिया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में, समान गुण थे लेकिन उनको क्या कर दिया, भिन्न भिन्न ग्रुप में उनको अलग अलग जगह दे दी। और वो समान गुण उनके बाद में जब उनका स्पष्टीकरण किया गया तो उनके गुण कैसे निकले, समान गुण निकले। उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कौन कौन से वो थे, तो एग्जाम्पल में प्लेटिनम, ठीक है, इसके गुण कैसे थे, 19509, ये प्रमाण भार के हिसाब से 1 ये समान इसके गुण थे। और फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल है गोल्ड के जो है 196.97, लगभग ये क्या थे, समान थे। अगर और इसके अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कॉपर के अलावा क्या था, पारा यानी मरकरी, और मरकरी के अलावा क्या था, बेरियम के अलावा लेड था। आदि जो एलिमेंट थे उनको इनके समान गुण होने के कारण, समान गुण थे लेकिन इनको कहाँ रख दिया, इनको अलग अलग समूहों में जाकर के इनको सटीक रख दिया। और वो अपनी क्लासिफिकेशन वाली जो उनका मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर इनको जगह दी गई। गुण समान थे लेकिन जगह अलग अलग ग्रुप में मिली। आज के ज़माने में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी मॉडर्न जो टेबल आई पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या हुआ, इनको सटीक जगह दी गई समान गुण वाले समान में, और विभिन्न जो अलग अलग डिफरेंट समूह थे उनको डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग जिसके साथ जो मैच करता था उसके साथ में सटीक करके रखा गया। आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको नोट करने का प्रयास करेंगे। थर्ड पॉइंट इसी में हम समझते हैं। थर्ड पॉइंट के बात करेंगे समान यानी असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा। असमान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, जिसके गुण असमान थे उनको क्या कर दिया, एक ही जो है समूह में रख दिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है जैसे क्षार धातुएं। कैसी धातुएं, क्षार धातुओं की बात करते हैं, क्षार धातुएं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं इसी में सिक्का धातुएं। कौन सी धातुएं थी, सिक्का धातुएं। ये जो थी इनको क्या कर दिया, समान ग्रुप में, असमान गुण थे लेकिन डिफरेंट गुण थे और उनको ग्रुप कैसा दे दिया, समान ग्रुप दे दिया, उसके अंदर जाकर के इनको सटीक कर दिया। वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम इनके फोर्थ पॉइंट के बारे में जानेंगे कि इनकी लिमिटेशन में फोर्थ लिमिटेशन नंबर जो थे उसमें इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया। कहने का मतलब क्या है, इनकी लिमिटेशन है, इन्होंने नहीं बताया, मेंडलीफ ने नहीं बताया, दूसरे अदर साइंटिस्ट जो आए वो उनको बताए, इनके बारे में इनको डिस्कस किया, इनके बारे में पढ़ा, इनकी डिस्कवरी की, फिर उसके बाद इनके मेथड को पूरे समझने के बाद फिर इसके बाद में ये पॉइंट्स दिए कि इन्होंने ये मिस्टेक कर दी है पीरियोडिक टेबल जो इनके द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को तैयार किया गया। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें जल्दी से, स्पष्ट तरीके से दिख रहा है बिल्कुल। वीडियो को पॉज कर लें और हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। इनका एक और पॉइंट था, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखने का एक और तरीका इनका गलत अपनाया गया। जो भारी तत्व थे उनको पहले रख दिया और हल्के जो तत्व थे उनको बाद में रख दिया। भारी तत्वों को
फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। ठीक है, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। बात करेंगे मेंडलीव्स के द्वारा। मेंडलीव्स के द्वारा क्या हुआ, कुछ भारी एलिमेंट्स को हल्के एलिमेंट्स से पहले रखा गया, हल्के एलिमेंट से पहले रखा गया था। एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम, तो एग्जाम्पल में देखते हैं कौन कौन से वो एलिमेंट थे। तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कितना है, 58.93 है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं निकिल की, या इसी साइड में लिख लेते हैं निकिल का एटॉमिक वेट कितना है, 58.93 है। निकिल का 58.71। किससे पहले, कोबाल्ट से पहले रखा गया। कोबाल्ट पहले रखा गया। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट भी ज़्यादा है और वो इनके मेथड के अनुसार पहले रखा गया। निकिल का एटॉमिक वेट कम है और ये बाद में रखा गया। यानी ये भारी एलिमेंट है और ये कैसा एलिमेंट है, ये हल्का एलिमेंट है। हल्का एलिमेंट पहले आना चाहिए था और भारी एलिमेंट बाद में आना चाहिए था। फिर इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो टेलुरियम देख लेते हैं। टेलुरियम का एटॉमिक वेट 1276 और फिर उसके बाद टेलुरियम के अलावा आयोडीन का जो एटॉमिक वेट था वो था 1.629 से पहले रखा गया। यानी कि किसका जो है एटॉमिक वेट भारी है, इसका भारी है और इसका कितना है, कम है। तो टेलुरियम पहले रख दिया गया, आयोडीन को बाद में रखा गया। टेलुरियम को बाद में होना चाहिए था, आयोडीन को पहले होना चाहिए। ये हल्का एलिमेंट है, ये कैसा है, ये भारी एलिमेंट है। हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ रेयर एलिमेंट्स। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट इनमें जो लिमिटेशन निकाली गई उनका क्या नाम था, रेयर ऑफ दुर्लभ एलिमेंट्स के बारे में बताया कि दुर्लभ एलिमेंट कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी पोजीशन पे रखे गए हैं। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा स्पीड ना बढ़ाएं, जो है नॉर्मल स्पीड पे देखें, *2 की स्पीड पे ना देखने का प्रयास करें। इसको क्या करें, नॉर्मल की स्पीड पे देखें। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा हमसे, अगर फास्ट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। फास्ट का मतलब आप तो जैसे वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या करें, आप नॉर्मल साइज पे ही वीडियो को देखने का प्रयास करें *2 की स्पीड पे। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो *2 की स्पीड पे देख लें। अगर आप नए हैं तो *2 की स्पीड पे देखने का प्रयास नहीं करना है, नोट बनाते हुए चलना है। नोट बनाओगे तो आपको, सच ये है कि आपको आपकी लाइफ में, आपके पूरे जीवन में आपको याद रहेगा ये चीज़ें। आपके बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे और आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में भी आप एस की बात बोलेंगे, क्योंकि आपके पास क्या होगा, आपके पास कंप्लीट नोट होंगे। और दूसरी बात, आपको नोट से पढ़ाया हुआ नॉलेज में रहेगा, दिमाग के अंदर रहेगा, आपको नॉलेज रहेगा। ठीक है, इस बात के लिए हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो मेरा जो है मन ये कहता है, या मेरा जो इच्छाएं मेरी क्या है, अगर किसी क्षेत्र में आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे आप स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे आप कोई बिजनेस की लाइफ कर रहे हो, या कोई भी
जिस लाइफ में आप पसंद करते हो जीना, उस लाइफ की बात मैं करना चाहता हूँ। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे वो धर्म का कॉन्सेप्ट हो और चाहे वो समाज का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आप दुनिया का कॉन्सेप्ट लिए घूम रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन का कॉन्सेप्ट लिए घूम रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का कंपटीशन हो, कंपटीशन अगर आपका क्लियर है तो आप ऊंचाई पे होंगे। आपको कोई गिरा नहीं सकता है। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप बिल्कुल नीचे नहीं गिर सकते हो। आप 1 से 2 साल मेहनत करके देख लो उस क्षेत्र में, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता है, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ। कोबाल्ट एटॉमिक वेट बाद में होना चाहिए था, निकल का एटॉमिक वेट कैसा होना चाहिए पहले होना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको नोट करने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी 1 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी नीचे नहीं गिर सकते। चाहे वो धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो समाज का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आपके बोर्ड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो आपके नीट का कॉन्सेप्ट हो या किसी कॉम्पिटिशन लेवल का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। फिर इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ रेयर एलिमेंट। पोजीशन ऑफ रेयर एलिमेंट। रेयर पोजीशन ऑफ रेयर, स्पेलिंग RARE, रेयर एलिमेंट, एलिमेंट्स। अगर स्पेलिंग ना सही करें तो बाद में बोलोगे स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो स्पेलिंग देख के चले। पोजीशन ऑफ रेयर एलिमेंट्स की बात करते हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? 5th पॉइंट। हम 5th पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। रेयर एलिमेंट्स, रेयर एलिमेंट्स, रेयर एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में समानता मिलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में समानता मिलती है। इनके एटॉमिक वेट भिन्न भिन्न होते हैं। इनके परमाणु भार या एटॉमिक वेट डिफरेंट या भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। इनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। पोजीशन ऑफ रेयर एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान, रेयर एलिमेंट के बारे में बात चल रही है। आप देख सकते हैं रेयर एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। इसके अलावा हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप के बारे में। पोजीशन ऑफ रेयर एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्वों का जो है स्थान था। रेयर एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी तो समानता के समान होती है, लेकिन इनके परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट कैसे होते हैं? ये भिन्न भिन्न टाइप के पाए जाते हैं। हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं? पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आपने इसको वीडियो को पॉज किया होगा, इसको नोट कर लें। अभी तक आपने वीडियो को पॉज नहीं किया है तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और नोट जरूर बनाते रहें। अगर आप नोट बनाएंगे तो आपके हाथ में पेन होगी, आपके हाथों के नीचे आपकी नोटबुक होगी और आपके हाथ में कलम होगी, तो आपको जो है आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, आपके हैंड में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुँचेगी फास्ट, तो आपके हाथों में पैरालाइज नहीं होगा। आप जुटे रहेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि मेहनत किया करें किसी भी क्षेत्र में हो, अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप क्या हो जाती हो, आपकी बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, जो है जैसे क्या बोलते हैं मेढक की तरह उसकी बॉडी हो जाती है और वो फिर बड़ी मुश्किल से इधर उधर चल पाता है। तो आप काऊ जैसे ना बने। ठीक है, देख के और समझ के बात करें। जैसे बुफैलो ये होती हैं, बुफैलो ये देखो जो बुफैलो होते हैं इनको क्या करते हो, तुम पीटते रहो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर इनको क्या होता है, इनके पास चलने की स्पीड कम होती है, ताकत ज़्यादा होती है। तो ताकत का यहाँ काम नहीं है, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें
आपका ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से चलता रहेगा और आप अपनी पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। आप खरगोश की चाल ना चलें, आप कछुए की चाल चलते रहें। आप बिल्कुल एक दिन आपकी किस्मत का सितारा जरूर चमकेगा। मेहनत करते रहें। ये कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। सुने ध्यान से ये सच्चाई है। कछुआ और खरगोश की जब रेस लगती है तो क्या होता है, खरगोश समझता है कि मैं तो भाग लेता हूँ, मैं तो दौड़ लेता हूँ, मेरा रनिंग फास्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक टाइम आता है कि कछुआ स्लो स्लो चलता रहता है और एक जाकर के एक स्थान पे पहुंच जाता है, जिस स्थान पे हार जीत की लाइन यानी कि लकीर खींची होती है, उस लकीर तक कछुआ पहुंच जाता है और खरगोश वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप बिल्कुल जुटे रहेंगे ध्यान से और लगे रहेंगे, धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छुएंगे जरूर, ये मेरा वादा। बात करेंगे, इसको आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट करें। पोजीशन ऑफ आइसोटोप 1 2 3। हेडिंग डाल लें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। 6 नंबर की हेडिंग डाल लें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। 6 नंबर की हेडिंग डाल लें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप 6 नंबर। इनकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, बस लास्ट लिमिटेशन है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप को कहां पर इन्होंने पोजीशन दी है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों का स्थान। किसका? समस्थानिकों का स्थान। इनको कहां पर जगह दी गई है, समस्थानिकों के स्थान की, ठीक है। आइसोटोप की डिस्कवरी से यह स्पष्ट हो गया, आइसोटोप की डिस्कवरी से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है, उनका परमाणु भार नहीं होता है। आइसोटोप परमाणु भार, आइसोटोप्स के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, बट उनके गुण समान होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, समान होती हैं। इनकी आइसोटोप कैसी होती हैं, समान होती हैं। इन आइसोटोप्स का मेंडलीफ द्वारा पोजीशन फिक्स नहीं है। क्या है उनका पोजीशन फिक्स नहीं है। ये सबसे खास लिमिटेशन इनकी थी कि आइसोटोप को स्थान नहीं दे पाए, उनको पोजीशन नहीं दे पाए और ये अपनी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करके पब्लिश कर दिया था। और इन्होंने इनकी जो मुख्य लिमिटेशन है ये आपके सामने रखी गई है। 6 लिमिटेशन है, आप बिल्कुल ध्यान से देखें और इनको बार बार रिपीट करें। अपनी बुक NCERT को उठाएं और वीडियो जो है कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप कोई नहीं करेगा। बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन के नोट बनाते हुए चलेंगे। और इनकी 6 लिमिटेशन थी। बस मैं अपना जो है आज का लेक्चर, आप इसको पहले वीडियो को पॉज करें और फिर उसके बाद नोट करें। नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज किया होगा और मैं अपना लेक्चर यहीं पे आज का समाप्त करता हूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से आई, कौन कौन से साइंटिस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को संशोधित किए,
यानी मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी इसको किसने किसने संशोधित किया और कौन कौन से एलिमेंट्स को इधर उधर मतभेद किया, या उसके एटॉमिक वेट के आधार पर, या समान गुण के आधार पर, या पोजीशन के आधार पर, किस किस प्रकार से डिफरेंट तरीकों से इसको अलग अलग किया। और फिर उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पब्लिक किया गया, जो आज आपके सामने यहाँ पर पिन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये आपके सामने लगी हुई है। और हम इसी पे बात करेंगे कल जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 5 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें और बेहतर बने रहें, अपना हेल्थ और अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें, और बिल्कुल खाए पिए ज़रूर। कोई जो है भूखा रहकर नहीं पढ़ाई होती है। आप भूखे रहकर पढ़ाई करोगे तो दिक्कत आएगी आपको बाद में। आप क्या करें, जो है खाना पीना या अपना नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद में पढ़ाई पे बैठा करें। आप ये ना देखें कि टाइम टेबल के साथ आप बस ये मेहनत करते रहें कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तभी हम अपनी पोजीशन या अपना स्थान छोड़ेंगे। जब तक ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपना पोजीशन या स्थान अपनी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल यहीं पे सटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। फिर उसके बाद में खाना पानी जो भी है सारा बाद में देखा जाएगा। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर उसके बाद में अपने जो है कोई भी अदर जो तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे दिनचर्या में या तुम्हारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य हो उसको अपना पूरा करें। पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। हमने बार बार आपसे बताया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।